गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है फ्रांस की राज्य क्रांति, इसके प्रमुख कारक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने फ्रांस की राज्य क्रांति की पृष्ठभूमि एवं इसके राजनीतिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति में आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक विचारकों का योगदान एवं तत्कालीन कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षेप में मैं आपको फिर से एक बार फ्रांस की राज्य क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में बता देता हूँ। फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल के अधिवेशन के साथ ही प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वें था, जो कि स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक था, मनमाना व्यवहार करता था। उसने आर्थिक संकट के समय में भी अपने खर्चों में कोई कमी नहीं की। उस समय प्रजा पर कर बढ़ा रखे थे तथा प्रजा की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। उस समय प्रजाहित के कार्य लुई 16वें के द्वारा नहीं किए गए, बल्कि फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारने के लिए लुई 16वें ने प्रजा पर कर बढ़ा दिए थे, जिसके कारण जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और इन्होंने 5 मई 1789 को लुई 16वें के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। तो इस प्रकार इतिहासकार जे स्वेन ने कहा भी था कि फ्रांस की क्रांति मूलतः फ्रांस की निरंकुश शासन व्यवस्था और तत्कालीन दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तथा विशेषाधिकारों के विरुद्ध एक क्रांति थी। अतः स्पष्ट है कि फ्रांस के राजा निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे, प्रजा हितों का ध्यान नहीं रखते थे। समाज में काफी असमानता थी। उच्च वर्ग के लोग ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोग पूरा दिन मेहनत करते थे लेकिन फिर भी भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे। इस कारण प्रजा में अपने राजा लुई 16वें के प्रति आक्रोश फैला हुआ था। इसके अलावा फ्रांस की जनता जो थी अपने शासकों से, फ्रांस के शासक को लुई कहा जाता है, तो फ्रांस में जो भी शासक हुए लुई 14वें, लुई 15वें, तो तत्कालीन समाज में जब यह क्रांति हुई तब वहाँ का राजा लुई 16वें था। सभी के सभी अयोग्य निकम्मे थे, अतः प्रजाहित के ध्यान नहीं रखा जाता था। यही कारण है कि 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल के अधिवेशन के साथ ही क्रांति का बिगुल बजा दिया गया था। कल हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। राजनीतिक कारणों के अंतर्गत पहला था निरंकुश राजतंत्र, अर्थात फ्रांस के राजा निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे, प्रजा हितों का ध्यान नहीं रखते थे। जो राजा थे स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लुई 14वें कहा भी करता था मैं ही राज्य हूँ। उसके मुख से निकला हुआ शब्द कानून था। उस समय लोगों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं थे। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था और उसे मनमाना ढंग से सजा दी जा सकती थी। राजा के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने वाली कोई संस्था नहीं थी। हाँ, स्टेट्स जनरल नामक एक संस्था थी, लेकिन उसका अधिवेशन भी 175 वर्षों से नहीं बुलाया गया था। अतः फ्रांस की निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था के कारण प्रजा में आक्रोश की भावना फैली हुई थी तथा अब वे अपने राजा के
निकम्मे थे, उनमें योग्यता का अभाव था। तो फ्रांस के शासक केवल निरंकुश ही नहीं थे बल्कि अयोग्य भी थे। लुई 15वां एक अयोग्य और अदूरदर्शी सम्राट था। उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत धन को पानी की तरह खर्च किया था, जिसके कारण राजकोष खाली हो गया था। इसके अलावा लुई 16वें भी एक अयोग्य और विलासप्रिय सम्राट था। फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के परिणाम स्वरूप भी लुई 16वें ने अपने खर्चों पर कोई अंकुश नहीं लगाया था। लुई 16वें में नेतृत्व की क्षमता का अभाव ही था। उसके समय में फ्रांस की दशा काफी खराब रही थी। अतः लुई 16वें फ्रांस की क्रांति के विस्फोट को रोकने में नाकामयाब रहा। इसी प्रकार दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, फ्रांस की न्याय प्रणाली में दोषपूर्ण थी, पक्षपात प्रचलित था। अतः लोगों में आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। तो फ्रांस की न्याय प्रणाली दूषित रही थी और देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलन में थे। दंड व्यवस्था जो थी काफी कठोर थी, पक्षपात पूर्ण रही थी। न्यायालयों की भाषा भी लैटिन थी। इसे फ्रांसीसी भाषा जानने वाली जनता जो है समझ ही नहीं पाई। इसी प्रकार लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगे हुए थे। उस समय फ्रांस के लोगों को लेखन और भाषण की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें सार्वजनिक सभाएं करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था और किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उस समय जो शासक थे जेल में व्यक्तियों को भेज सकते थे और उन्हें मनमाना रूप से दंड दिया जाता था। इस कारण फ्रांस की जनता में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। इसी प्रकार लुई 16वें एक योग्य सम्राट था, एक अदूरदर्शी सम्राट रहा। लुई 16वें एक विलासप्रिय व्यक्ति था। उसकी जो अपनी रानी आंतोनेट के प्रभाव में था, उसकी रानी सामंतों और चाटुकर लोगों से घिरी रहती थी। यही कारण है कि अपनी रानी के प्रभाव में आकर ही लुई 16वें ने टर्गो और नेकर जैसे योग्य वित्त मंत्रियों की इस्लाम मानने से मना कर दिया था। इसके कारण फ्रांस की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई और प्रजा ने लुई 16वें के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस प्रकार लुई 16वें एक अयोग्य विलासप्रिय सम्राट था, जिसने फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के समय में भी अपने खर्चों में कोई कमी नहीं की थी। लुई 16वें पूरी तरह से अपनी पत्नी रानी आंतोनेट के प्रभाव में था। इसी प्रकार नेक्स्ट है रानी आंतोनेट की अदूरदर्शिता। तो लुई 16वें की पत्नी रानी आंतोनेट एक अदूरदर्शी महिला रही थी। वह फ्रांसीसियों के व्यवहार से भली भांति परिचित नहीं थी। रानी आंतोनेट स्वार्थी सामंतों और चाटुकर लोगों से घिरी रहती थी और उनके हाथों की कठपुतली बनी रहती थी। रानी आंतोनेट एक घमंडी और फिजूल खर्ची महिला थी, जिसने फ्रांस की आर्थिक दशा जब बिगड़ रही थी तब भी उसने अपने खर्चों पर कोई कमी नहीं की। इसके कारण फ्रांस की दशा खराब होती गई और जनता में आक्रोश की भावना बढ़ती चली गई। ये थे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। अब नेक्स्ट है आर्थिक कारण। नंबर 1 है फ्रांस के शासकों की फिजूल खर्ची। तो फ्रांस के शासक विलासप्रिय थे, अयोग्य थे तथा अपने जीवन को वैभवशाली बनाने में ही अपना समय खर्च करते थे। लुई 14वें ने पेरिस में 12 मील की दूरी पर वर्साई नामक स्थान पर एक भव्य भवन का निर्माण करवाया था, राजमहल का, जिस पर 20 करोड़ रुपया खर्च किया 30 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया था। और राज्य दरबार पर प्रतिवर्ष उस समय 12 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च भी किया जाता था।
लुई 16वें की पत्नी, वो भी एक फिजूल खर्ची महिला रही थी। उसने भी क्रांति से पूर्व अपने शासनकाल के 15 वर्ष में लगभग 30 करोड़ रुपया अपने कृपा पात्रों में बांट दिया था। इस प्रकार जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको पानी की तरह से बहाया जा रहा था। अतः इस प्रकार जो जनता थी अपने शासकों से काफी नाराज थी। यही कारण है कि जनसाधारण में आक्रोश फैल चुका था। अतः उन्होंने क्रांति का ही सहारा लेना उचित समझा था। नेक्स्ट है दोषपूर्ण कर प्रणाली। तो फ्रांस की कर प्रणाली भी दोषपूर्ण थी। कुलीन और पादरी वर्ग के लोग करों से मुक्त थे। करों का जो सारा बोझ है वह निम्न वर्ग के लोगों पर ही लादा गया था। ठेकेदार इनसे कठोरता पूर्वक लगान वसूल करते थे और जो लगान नहीं चुका पाता था उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। कर प्रणाली दोषपूर्ण पक्षपात पूर्ण थी। इस प्रकार दोषपूर्ण कर प्रणाली के कारण जनता में आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। इसी प्रकार सामाजिक कारण में है उच्च वर्गों को विशेषाधिकार मिलना। तो इस प्रकार फ्रांस के अंदर जो समाज में काफी सामाजिक असमानता रही थी, उस समय समाज में उच्च वर्गों को विशेषाधिकार मिले हुए थे। जो फ्रांसीसी समाज था सामंतवादी पद्धति पर चलता था। फ्रांसीसी समाज दो भागों में बंटा हुआ था। नंबर 1 था विशेषाधिकार युक्त वर्ग और नंबर 2 है अधिकारहीन वर्ग। तो इस प्रकार विशेषाधिकार युक्त वर्ग में उच्च जाति कुलीन वर्ग के लोग, पादरी, सामंत आदि आते थे। तो सामंतों का राजनीति में काफी बोलबाला था। ये सामंत किसानों का जमकर शोषण किया करते थे। दूसरी ओर अधिकारहीन वर्ग था। इस वर्ग में मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग ही शामिल किए जाते थे। फ्रांस के किसानों की जो दशा है वो भी उस समय काफी खराब थी। वे प्रातः काल से लेकर शाम तक कठोर मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें भरपेट भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। इन लोगों पर करों का बोझ अधिक था। उन्हें काम के बदले वेतन कम दिया जाता था मजदूरों को। धनी लोग निम्न वर्ग के लोगों का जमकर शोषण किया करते थे। परिणाम स्वरूप जनसाधारण में आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। फ्रांस के मध्यम वर्ग में भी उसमें व्यापारी, चिकित्सक, लेखक, कलाकार और सामाजिक अन्य कर्मचारी वर्ग के लोग आते थे। कुलीन वर्ग के लोग इनसे नफरत करते थे और इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग में कुलीन वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। इसी प्रकार नेक्स्ट है बौद्धिक विचारकों का योगदान। बौद्धिक विचारकों में रूसो, वॉल्टेयर, दिदरों, मॉन्टेस्क्यू इन बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाज में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। इन बौद्धिक विचारकों ने निरंकुश शासन व्यवस्था, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, दोषपूर्ण कर प्रणाली और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए कहा और अपने अधिकारों की मांग उठाने के लिए जोर दिया। तो फ्रांस के दार्शनिकों और लेखकों ने भी क्रांति के लिए जनता को प्रेरित किया था। उन्होंने फ्रांस की जनता को दूषित शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था तथा चरस की बुराइयों, भ्रष्ट और निरंकुश राजतंत्र की कटु आलोचना की। उन्होंने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को बदलने के लिए कहा। इन्होंने सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण, धार्मिक असहिष्णुता, दूषित न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध
प्रबल आवाज उठाने के लिए जनता को प्रेरित किया था। इन दार्शनिकों में रूसो, वॉल्टेयर, डिडरो और मॉन्टेस्क्यू के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। रूसो, जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख था, नेपोलियन ने कहा भी था अगर उस समय रूसो नहीं होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति का होना असंभव था। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा नामक एक पुस्तक लिखी जो इस वाक्य से प्रारंभ होती है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसी वाक्य से लोगों में जन जागृति उत्पन्न हुई और प्रजा ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के बारे में विचार किया था। तो इस प्रकार जो रूसो है फ्रांस का प्रसिद्ध दार्शनिक रहा, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक लिखी जो कि इस वाक्य से प्रारंभ होती है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने ही निरंकुश राजतंत्र की कटु आलोचना की और जनता की इच्छा को उसने सर्वोपरि बताया था। रूसो ने ही स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे बंधुत्व के विचार जनता को प्रदान किए। नेपोलियन ने उचित ही कहा था कि यदि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति का होना भी असंभव था। इसी प्रकार अन्य विचारकों में वॉल्टेयर, डिडरो, मॉन्टेस्क्यू ने भी जब प्रजा को अपने अधिकारों से लड़ने के लिए, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने के लिए और समाज में समानता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। अतः बौद्धिक विचारकों ने फ्रांस की राज्य क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार नेक्स्ट है तत्कालीन कारण इसका स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना। स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना। तो स्टेटस जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789 को बुलाया गया था। स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ ही फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात कर दिया गया था। इस प्रकार लुई 16वें के समय में जो फ्रांस की आर्थिक दशा काफी खराब हो गई थी और 1789 में राज्य पर इतना कर्जा हो गया था कि उससे उसकी आय से अधिक जो धन है वह ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। अतः लुई 16वें ने फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कुछ योग्य अर्थ मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसमें टर्गो और नेकर का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। परंतु सामंतों तथा दरबारियों के प्रभाव में आकर लुई 16वें ने टर्गो और नेकर जैसे योग्य वित्त मंत्रियों की सलाह मानने से इनकार कर दिया और उसने नए वित्त मंत्री की नियुक्ति की। तो नए वित्त मंत्री ने प्रजा पर कर लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार लुई 16वें ने जनता पर कर बढ़ा दिए। तो इस प्रकार जनता ने इन भारी करों का घोर विरोध किया। तो पेरिस की संसद और जनता ने इन नए करों का विरोध करना शुरू किया और कहा कि कर लगाने का जो अधिकार है केवल स्टेटस जनरल को है। कर लगाने का अधिकार केवल स्टेटस जनरल को है। स्टेटस जनरल एक प्रतिनिधि संस्था थी जो कि राजा के निरंकुश व्यवहार पर अंकुश लगा सकती थी, लेकिन पिछले 175 वर्षों से स्टेटस जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। तो इस प्रकार जनता ने भारी करों का विरोध किया और मांग की कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। तो जब तक स्टेटस जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, जनता किसी प्रकार का कोई कर नहीं देगी। तो इस प्रकार लुई 16वें को प्रजा के सामने झुकना पड़ा और 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ ही क्रांति का सूत्रपात
कर दिया गया और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जनता अपने अधिकारों को पाने में सफल हुई और फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया तथा वहां पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। तो इस प्रकार फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वह लुई 16वें के प्रति जनता ने विद्रोह का एजेंडा खड़ा कर दिया था। तो फ्रांस के शासकों की निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था, शासकों का स्वेच्छाचारी व्यवहार, दोषपूर्ण कर प्रणाली, समाज में असमानता, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का एक विद्रोह था। तो इस प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति के जो प्रमुख कारण है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक विचारकों का योगदान, तत्कालीन कारण, स्टेटस जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण यही समाप्त होते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख परिणाम क्या रहे, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।